Hello students. So in our today's class we will be seeing about polar and non-polar molecules, and then we will be seeing the effect of dielectric on the capacitance. So let us start with the topic polar molecules. So what do we mean by polar molecules? Polar molecule is actually a molecule in which the center of the positive charge does not coincide with the center of negative charges, and such molecule is known as polar molecule. As the definition suggests, that the center of positive charge is not coinciding with center of negative charge. That means there is some dipole moment in that molecule. So how the molecule will look like? तो वो ऐसा लगेगा बच्चों. Let us assume that we have a water molecule. So in a water molecule we know that the formula is H2O. So it has got two hydrogen atoms and one oxygen atom. So you can see that the molecule looks like this way. तो आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि ये एक सिमेट्रिकल फिगर नहीं है. क्यों सिमेट्रिकल नहीं है? क्योंकि देखिए बच्चों, जब आपके हाइड्रोजन के साथ में इस तरीके से शेप बनाता है, तो आपने ये देखा कि हाइड्रोजन जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव. सो इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग एज ए पॉजिटिव चार्ज. तो ये पॉजिटिव है, तो सेंटर ऑफ दीज टू पॉजिटिव विल बी on the line joining these two, so somewhat here. So we will see that the total positive charge is the net positive charge will be assumed to be in between these two. So and this oxygen contributes towards your negative charge, isn't it? So because of this there is a dipole की डायरेक्शन कहाँ से होती है बच्चों? माइनस से पॉजिटिव. तो डाइपोल की डायरेक्शन इस तरीके से आपको दिखती है. तो यहाँ इसके कारण एक डाइपोल आपका क्रिएट हो जाता है. यहाँ आप देख सकते हो. तो ये नेगेटिव चार्जेस का सेंटर इस जगह पे है और पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर इस जगह पे है. तो ये दोनों अगर एक ही पॉइंट पे, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज अगर एक ही पॉइंट पे आ जाते, सपोज करो कि दोनों ओवरलैप कर रहे होते, तो उस केस में तो मुझे जो है डाइपोल मोमेंट नहीं मिलता. पर क्योंकि इस केस के अंदर दोनों सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस विच इज़ हियर एट ऑक्सीजन एंड द सेंटर ऑफ दीज टू पॉजिटिव चार्जेस विच इज इन बिटवीन दैम. सो ये आप देख रहे हो कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्जेस से दूर है, वो एक ही जगह पे कोइंसाइड नहीं हो रहा. सो दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. सो दे विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ डाइपोल मोमेंट. इस तरीके के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हम बोलते हैं पोलराइज्ड. तभी ये मॉलिक्यूल का नाम पड़ा है पोलर मॉलिक्यूल. व्हाई इट इज़ नोन एज पोलर मॉलिक्यूल? बिकॉज इट हैज़ टू पोल्स. वन पोल इज़ नेगेटिव एंड द अदर पोल इज़ पॉजिटिव. तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. चलिए तो अभी हम देख लेते हैं फिगर में. तो आपने यहाँ देखा द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 105 डिग्री. तो इसी कारण से हाइड्रोजन के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा, जो इन दोनों की लाइन जब आप ज्वाइन करते हो, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की, तो इस जगह पे आपको एक पॉजिटिव चार्ज मिलता है. इन शॉर्ट वी विल गेट अ डाइपोल and whose direction will be from oxygen, that is negative, to the center of these two hydrogen. So we have a dipole, net dipole in this direction. Understood? चलिए, तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. दूसरे भी एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे कि HCl भी है और भी दूसरे एग्जांपल्स होते हैं. वाटर हमने देख ही लिया, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल. इस तरीके से ये सारे मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि यहाँ जो सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का, इट इज़ नॉट कोइंसाइडिंग विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज. सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज वाज एट ऑक्सीजन and the center of positive charges is somewhat here. So we have a dipole going from minus to plus. So we have a dipole moment. So such molecules are known as polar molecules. Now
what will be the effect of electric field when a polar molecules are placed inside them. So to understand this, let us see a diagram. So here we have assumed that this is a system where it has got polar molecules. तो ये सारे molecules आप देख रहे हो बच्चों, polar molecules हैं, ठीक है। पर ये polar molecules जो हैं randomly move कर रहे हैं इस system के अंदर, they are moving randomly. randomly का मतलब ये है कि माइनस प्लस आप देख रहे हो सारे डाइपोल मोमेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में। तो इसको आप समझने के लिए आप ये देखिए कि जो फर्स्ट वाला डाइपोल है उसकी डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ, माइनस से प्लस। इसी तरीके से इस वाले मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का इस तरीके से है, तीसरे मॉलिक्यूल का इस तरीके से। तो आपने ये देखा कई मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट ऐसे हैं, इस तरीके से हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इनको कलेक्टिवली देखता हूँ तो मेरा जो डाइपोल मोमेंट आता है वो नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको जब मैंने ऐड ऑन किया, वेक्टर एडिशन किया, तो इतने ज़्यादा रैंडम मॉलिक्यूल्स हैं ये कि उनका वेक्टर एडिशन करने पर ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आता है, ठीक है। तो ओवरऑल जब टोटल इसका नेट ज़ीरो इफेक्ट आता है व्हेन इट इज़ नॉट प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है नॉर्मल कंडीशन विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो let us now see that what will happen to it when it is placed inside the electric field. तो अभी इसका देखो एक सिंगल मॉलिक्यूल का डाइपोल होता है, पर ओवरऑल जब मैंने बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स लिए हैं एक सिस्टम में तो उनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो आया। ये बात आपको समझनी होगी। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हैं तो इट इज़ नॉट ज़ीरो। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट कुछ होता है, पर क्योंकि इन सबको आप ऐड कर रहे हो तो दैट विल बी कलेक्टिवली अप्रॉक्सीमेटली कमिंग आउट टू बी इक्वल टू ज़ीरो। बट व्हाट विल हैपन व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ ए क्वेश्चन। सो लेट अस अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लिए, तो आपने देखा डाइपोल मोमेंट भी ज़ीरो है, पर अब मैंने जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, लेट अस सी द न्यू फिगर। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट से राइट का मतलब है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज्यूम टू बी कमिंग फ्रॉम सम पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स सम नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स व्हाट, ये जो डाइपोल आप इस फिगर में देख रहे हैं, पुराने वाले फिगर में, अब ये अलाइन हो जाएंगे। किस तरीके से अलाइन होंगे? इस तरीके से अलाइन होंगे कि इन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव एंड है, दैट विल बी क्लोज टू इट, सो दैट विल बी क्लोज टू द पॉजिटिव, यानी कि इस तरीके से अलाइन होने लगते हैं। तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस। इसी तरीके से तो यहाँ आपने देखा ये मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज हुआ, ये भी इस तरीके से अरेंज हुआ, ये ऐसे अरेंज हुआ। तो सारे मॉलिक्यूल्स आप देखते हो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। माइनस और प्लस अब ये अलाइंड हो गए हैं। इसके कारण क्या होता है बच्चों कि अब आपका जो डाइपोल मोमेंट आप देखते हो तो वो इस तरीके से आ रहा है। इस तरीके से आपके पास में डाइपोल मोमेंट कुछ आपको मिलता है। इसी तरीके से नीचे आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको डाइपोल मोमेंट अब मिल रहा है। तो अगर आप इनको अब ऐड करोगे, इस वाले केस में जब आपने ऐड किया था तो आपका पास में नेट डाइपोल ज़ीरो आया था, पर क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गए हैं और उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो इसलिए हम ये देखते हैं कि इस केस के अंदर, अंडर द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी गेट सम नेट डाइपोल मोमेंट इन दिस डायरेक्शन। तो मेरे पास में एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है इन दिस डायरेक्शन। ऑल्दो ये आपने देखा कि ये जो पोलराइजेशन है ये एग्जैक्ट एक लाइन में नहीं हुआ, ये इस तरीके से चल रहा है, आप देख रहे हो इस तरीके से ये चल रहा है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ सम थर्मल एगिटेशंस। यहाँ पर थर्मल एजिटेशन के कारण क्या होता है, कुछ कोलिजन्स तो होते रहते हैं, तो उसके कारण से ये एग्जैक्ट जो है अलाइन नहीं होते हैं। पर फिर भी ओवरऑल जब मैं इनको मेज़र करता हूँ तो इट हैज़ वी गेट सम डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो
Moving to the next point. So here you can see we will get a dipole moment which is in the direction of the electric field. So we can conclude that when the electric field is applied, the dipole orient themselves in a regular fashion and hence the dipole moment is induced. तो हमने यहाँ देखा एक पोलराइजेशन के कारण एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट हमको मिलता है एंड द कंप्लीट अलाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल. कंप्लीट क्यों नहीं पॉसिबल? बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. जैसा कि बच्चों नाम सजेस्ट कर रहा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि इस ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर नॉट एट सम डिस्टेंस, दैट मीन्स दे आर कोइंसाइडिंग एट अ पॉइंट. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले जब पोलर मॉलिक्यूल्स में हमने देखा था कि माइनस और प्लस they are separated by some distance, but in case of non-polar molecules, the negative charges and the positive charges they are at the same point, means माइनस भी यहाँ है और इसी के ऊपर प्लस भी आ रहा है. तो इसके कारण they are not separated by some distance. As they are not separated by some distance, so we don't have any dipole moment. So in this case individual molecule का जो dipole moment है that is also zero. This is the biggest difference. In case of polar molecules, the individual dipole moment of a polar molecule is not zero, but in case of non-polar molecules the dipole moment of individual non-polar molecule is zero. So let us see now. So it is a molecule in which the center of positive charge and the center of negative charge they are coinciding. Okay, they are at the same point. So this is most important thing, they are coincide. Okay, so non-polar molecules should be symmetrical, like we had seen in polar molecules were not symmetrical, but in case of non-polar molecules they are symmetrical in shape. For example, nitrogen or methane, oxygen. So these are the examples of non-polar. So now let us see the effect of electric field on the non-polar molecules. So let us see that how the electric field affects a non-polar molecules. Okay, so we have seen that this is a molecule which is a non-polar, it is an example of a non-polar molecule. So here you can see that the two positive charges, this pink colored sphere shows the positive side. Okay, so this is positive, this is also positive. So where will be its center? Its center will be in between here, somewhat it will be here. And these yellow dots, the yellow dots represents the electrons, that means they are the negative charges. So we see that the negative charges center is also here. So both positive as well as this is the positive charge, this is the positive charge, their center is coinciding with that of the negative charges. So here you can see in this diagram that the yellow dot represents the negative charges and the pink dot represents the positive charges. So both their centers coincide at a same point. Because of this molecule is a case of non-polar molecule since it is not having any dipole moment. So इस केस में आप ये देखते हो कि जो dipole moment है it is not non-zero. It is not non-zero. That means what? It is equal to 0. So if this dipole moment is 0, it means what? It is not having any poles. But now we have to see that what will happen when it is placed inside an electric field. So let us see now. So yes, here.
So when it is placed inside the electric field, since if we are talking about that the electric field is in this direction again, so as you can see the electric field is in this direction, that means it is coming from some positive charge and going into some negative. So this positive charge will be inclined towards right side, towards negative side. So it will move a little bit. Earlier it was here at this place at the center. Now it is moved to this point. Similarly, this positive will also be shifted towards this side. So this is because of this that now the center of the positive charges will not be in between the will not coincide with the center of negative charge. So due to this the center of positive charge is shifted, as you can see in this figure. Since the center of the positive charges is shifted and the center of the negative charges is still here, so we see that it has got some kind of dipole. In which direction? Again this is negative, this is negative, and this is here it is some positive. So overall there will be a dipole moment in the direction of the, although this dipole moment is not uh, significant as compared to that which was in the polar molecules, but here also if you will talk, there will be a small amount of dipole moment which will be in the direction of the electric field. ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग. So there will be a dipole moment, and we can see that due to this is due to the separation of the effective centers of positive and negative charges. So the dipole is formed. So in both the cases we have seen that whether it is the case of a non-polar molecule or a case of a polypolar molecule, in both the cases when these molecules are kept inside an electric field, we find that there is a net dipole which is induced, and this the direction of the induced dipole is same as that of the electric field. तो ये जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है इसकी डायरेक्शन भी कौन सी है? इसकी डायरेक्शन वही है, चाहे ये नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो. पिछले वाले केस में पोलर था, उसमें भी हमने देखा था नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये आ रही थी. यहाँ पर भी हमने देखा कि नेट डाइपोल की डायरेक्शन सेम है. तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी एक पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो देयर इज सम डाइपोल मोमेंट दैट इज इंड्यूस्ड इन दैट मॉलिक्यूल. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let us study what is dielectrics. Dielectrics, as I have already told you, we are talking about a non-conducting medium or simply an insulator. So they are referred to as dielectrics. So this is a general definition. Going precisely what is a dielectric? The dielectrics are the non-conducting materials in which the induced charges are produced on their faces on application of electric field. So these are known as dielectrics. So हम dielectrics को क्या बोल सकते हैं? Dielectrics are the substances, or you can say they are the non-conducting materials which when placed inside an electric field, some induced charges are produced on its faces. जैसा कि अभी हमने देखा था. तो dielectrics, तो आपने देख लिया कि डाइलेक्ट्रिक्स कैसे होते हैं. डाइलेक्ट्रिक्स कैन बी लाइक अ पोलर डाइलेक्ट्रिक और ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, बट बोथ द डाइलेक्ट्रिक्स दे some induced charges are produced in it when they are subjected to an electric field. जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, सो इंड्यूस्ड उसके अंदर चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसके कारण एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है. चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट. So these are the examples: some air, hydrogen, glass, mica. So all these are the insulators, or we can say non-conducting medium, which when placed inside the electric field, some induced charges are produced in them. So now we will study about polarization of the dielectrics. So when we talk about a non-polar molecule of a dielectric slab, so when this non-polar dielectric slab it is subjected to an electric field, we see that dipoles are induced in the due to the separation of
इफेक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स। तो दिस इज सेम जब हम एक किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो हमें नेट डाइपोल मोमेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि अब जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनके सेंटर्स एक जगह पे कोइंसाइड नहीं करते, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सो लेट अस एज्यूम दैट दिस इज अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं अभी इस वक्त यहाँ पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने अप्लाई नहीं करी है, जिसके कारण डाइपोल मोमेंट भी कितना है, ज़ीरो है। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो आप ये देख सकते हैं इनके जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं दोनों सेंटर यहीं हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके पॉजिटिव और नेगेटिव, सब में पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पे हैं, सभी में पॉजिटिव और नेगेटिव एक जगह पे हैं। तो ये इस तरीके से है बच्चों, ये एक सर्कल है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। ओके, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर और यहाँ पर अभी कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो इस केस में इसका डाइपोल मोमेंट भी कितना है, नेट डाइपोल मोमेंट अभी इस वक्त इज इक्वल टू ज़ीरो। इट इज इक्वल टू dipole moment is equal to 0. So what will happen when it is subjected to an electric field? तो हमने ये देखा कि जब मैं इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करता हूँ, जैसे अभी हम देखते हैं सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई जाए, तो अभी आपने देखा कि ये किस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो एक ही जगह पे थे अब ये एक ओवल शेप का हो गया है ना, एक एग शेप का आपको दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा है? बिकॉज जो नेगेटिव चार्जेस हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पॉजिटिव चार्जेस दे आर गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल पहले ऐसा स्फेरिकल था और दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पे थे, अब ऐसा नहीं होता। अब ये मॉलिक्यूल कुछ इस शेप का हो जाता है। ऐसा होने का कारण ये है कि जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों ये थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में थी, इसका मतलब ये है कि ये किसी पॉजिटिव चार्जेस से निकली है। जैसा कि आप ये देख रहे हो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव हैं। ओके, सो दीज ऑल आर पॉजिटिव एंड दीज आर द नेगेटिव साइड्स। सो बिकॉज ऑफ दिस what will happen that in this molecule the negative sides, negative charges are going to be towards the positive side of the electric field। तो ये आपने देखा ये नेगेटिव साइड इस मॉलिक्यूल का इस तरफ आ गया पॉजिटिव के पास में, ये भी नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव आ गया, ये भी, और जो पॉजिटिव एंड है वो किसकी तरफ जा रहा है, वो जा रहा है नेगेटिव साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव साइड है। तो इस तरीके से जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं दे गेट्स पोलराइज्ड। तो अब अगर आप मैं गौर से देखूं तो मैं जब इसको ध्यान से देखता हूं तो मुझे ये मालूम पड़ता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव जो हैं ये पास में हैं, तो दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। ये पॉजिटिव नेगेटिव पास में आ गए, ये पॉजिटिव नेगेटिव पास में आ गए। तो इस तरीके से मैं ये देखता हूँ कि ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव पास में होने के कारण दे आर कैंसिलिंग ईच अदर्स इफेक्ट। बट व्हाट वी सी रिमेनिंग दिस माइनस चार्जेस हियर and this positive charges here, they are not getting cancelled। ये माइनस और पॉजिटिव चार्जेस आर नॉट गेटिंग कैंसल्ड। नॉट गेटिंग कैंसल्ड मीन्स वी हैव अ नेट डाइपोल इन दिस डायरेक्शन, we will get a net dipole in this direction। so इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू दिस डाइपोल मोमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव, आप देख लो ये एक पॉजिटिव लेयर बन गई मॉलिक्यूल्स के अंदर और ये एक नेगेटिव लेयर बन गई। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में भी जाने लगेगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। सो लेट अस से दैट इट इज इक्वल टू EP। EP is what? EP is the electric field due to polarization। अभी जो पोलराइजेशन हो गया है इसके अंदर
उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी जिसकी डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। सो as you can see, we can separate these positive negative which were close to each other. So finally we will be getting an electric field which will be in the opposite direction to that of the applied electric field. तो बच्चों मैं यूं कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर थिकनेस के अंदर, है ना, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है जिसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द डिफरेंस ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू E0 माइनस EP, E0 माइनस EP। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में से क्या माइनस कर दो आप? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं? अपोजिट हैं। चलिए आगे देखते हैं। सो हियर यू कैन सी वी विल गेट अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E0 माइनस EP। Now one more thing that you have to note is that the dielectric constant which is given by K, which is the ratio of the electric field in the E0 upon the electric field of the medium. So in this case dielectric constant is given by E0 upon En. So dielectric constant K is given by E0 upon En. E0 upon En. En is the net electric field, and net electric field we know that it is equal to what? It is equal to E0 minus EP. So what will be your dielectric constant? Dielectric constant will be given by E0 upon E0 minus EP. So ये एक important है, dielectric constant is given by the ratio of the applied electric field to that of the net electric field. All right. So let us move to the next topic, which is polarization vector. So what do we mean by polarization vector? Polarization vector measures the degree of polarization of the dielectric. It is defined as the dipole moment of the unit volume of the polarized dielectric. इसका मतलब क्या है बच्चों कि कितने एक जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो कितनी आसानी से पोलराइज हो जाता है उसको मेज़र करता है पोलराइजेशन वेक्टर। एंड यू शुड रिमेंबर दैट द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज द वे वी राइट द पोलराइज्ड वेक्टर। सो पोलराइजेशन वेक्टर, इफ वी विल से दैट n are the number of atoms per unit volume, if we say that n represents the number of atoms per unit volume। per unit volume का मतलब क्या है कि n की जो यूनिट है वो है नंबर की यूनिट तो होती है डायमेंशनलेस, एंड पर यूनिट वॉल्यूम है तो n की यूनिट कितनी हो जाएगी बच्चों? अगर मीटर अगर हम ऐसा यूनिट माने, सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है इसकी जो यूनिट है वो है मीटर रेज टू -3। ओके, नाउ what is the unit of dipole moment? We know that dipole moment is given by the charge multiplied, either charge multiplied by the distance of separation। तो हमने ये देखा था चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब और उन डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो P की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? P की यूनिट हो जाती है कूलम्ब मीटर। अब आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन वेक्टर? सो पोलराइजेशन वेक्टर इज गिवन बाय कैपिटल P। So capital P is nothing but it is equal to n of small p। इंडिविजुअल जो डाइपोल मोमेंट्स हैं उनको पर यूनिट वॉल्यूम में मुझे मेज़र करना है। सो इन दिस केस व्हाट विल बी द SI यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर? तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो SI यूनिट क्या आ जाएगी पोलराइजेशन वेक्टर की? CM-2। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट the formula for polarization vector is n into p, where you should remember that this n is not just number, it is number per unit volume।
that you have to remember. Okay, and P is the dipole moment. So what will be the SI unit? SI unit, as we have seen, it will be equal to coulomb per meter square. नाउ कम्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. अभी बच्चों मैंने जो बताया था आपको थोड़ी देर पहले वो था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड? डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताएगी? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक कैन टॉलरेट विदाउट गेटिंग ब्रेक डाउन. ओके, उसका ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए. कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को वो झेल पाएगा वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताता है डाइलेक्ट्रिक का. सो हाउ यू कैन डिफाइन? इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. So its SI unit will be same as that of the SI unit of electric field. We know that electric field is given by V upon D. D is in meter. So V क्या है? Volt. So volt per meter. So what is the SI unit of dielectric strength? The SI unit is given by volt per meter. प्रैक्टिकल यूनिट्स बच्चों इसकी किलो वोल्ट पर एमएम में ली जाती है क्योंकि वोल्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा चाहिए होता है हमको, तो इसलिए इसको किलो वोल्ट में मेज़र करते हैं. और जो डाइलेक्ट्रिक है बहुत छोटा होता है क्योंकि 1 मीटर तो स्क्वायर मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें जो डाइलेक्ट्रिक लेना होता है वो मिलीमीटर्स में होता है, इसीलिए हम इसको प्रैक्टिकली मेज़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलो वोल्ट पर एमएम. तो ये इस तरीके से होता है बच्चों. वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इन्फिनिटी. आपको पता है वैक्यूम में इन्फिनिटी होता है. एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज बिटवीन 0.8 to 1. पोर्सिलिन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज बिटवीन 4 to 8. पायरेक्स, पेपर एंड रबर, यू कैन सी दैट. एंड माइका का जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी इसका बढ़ता जाता है. तो माइका का सबसे ज़्यादा हमने देखा 160 से 200 तक हो सकता है. ऐसे दूसरे अलग अलग जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनका अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है. चलिए अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन इट्स मीडियम. तो अभी तक हमने जो कैपेसिटेंस देखा था बच्चों, इफ़ यू रिमेंबर कैपेसिटेंस की वैल्यू आई थी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जहाँ एक कैपेसिटर को हमने इस तरीके से रखा था, यहाँ प्लस चार्जेस थे और यहाँ नेगेटिव चार्जेस थे और d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना. d वॉज द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड ये है प्लस प्लेट और ये है माइनस. ओके, अब इसके बीच में यू आर कीपिंग अ डाइलेक्ट्रिक प्लेट. डाइलेक्ट्रिक प्लेट आपने इसमें रख दिया, तब उसके कैपेसिटेंस में कितना फ़र्क आएगा ये हमें पता करना है. ऑलराइट, तो हम लोग देख लेते हैं. तो इसमें हम लोग कंसेप्ट क्या यूज़ करेंगे बच्चों? कंसेप्ट ये यूज़ करेंगे कि इस कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कितनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? तो यू शुड रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. पर एक डाइलेक्ट्रिक को जब हम इसके बीच में रख देते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आता है वो हमें पता होना चाहिए. अगर वो हम पता कर सकते हैं तो हम इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो आइए देखते हैं. सो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द कैपेसिटर एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड E0 is the electric field when there is no medium placed, when there is no dielectric slab placed in between. But when you will keep a dielectric slab of say the thickness is T is the thickness of the dielectric slab. So T is the thickness of this dielectric slab. So this is the dielectric slab. So and the D is the distance from the first plate to the second plate. So this D is the total distance and T is the thickness of the dielectric. So you see that there will be, as we have seen, electric field है. electric field की डायरेक्शन क्या है बच्चों? electric field की डायरेक्शन थी पॉजिटिव से नेगेटिव. ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. बट since the dielectric has the tendency when it is placed inside an electric field there is a induced electric field in the opposite direction.
So the net electric field will be E naught minus EP. As we know that E naught is greater than EP, so the net electric field will be in this direction. Why it is in this direction? Why it is in this direction? As you can see, it is in this direction because EP is less as compared to E0. So the net electric field is in this direction. Now, so what will be the potential difference V? So potential difference will be equal to, we know that V is equal to what? We know that V is equal to E into D, but that was the case when there was no dielectric placed. Here there is a dielectric placed. So we have to see that how we will use the formula. So you can see that E naught D माइनस टी, सी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है वो इसके अंदर काम नहीं कर रही है। इसके अंदर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ज़ीरो माइनस ई पी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बच्चों ये, पर इसके बाहर डाइलेक्ट्रिक के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है आपकी ई ज़ीरो। इसी तरीके से इस जगह पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई ज़ीरो। तो हमने ये देखा ई ज़ीरो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतने एरिया में यहाँ पर काम कर रही है और यहाँ पर काम कर रही है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है वो कौन सी है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मैं अगर मुझे ई ज़ीरो को मल्टीप्लाई करना है तो वो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी में से टी माइनस कर दीजिए। सो हियर यू कैन सी ई ज़ीरो इज इक्वल टू डी माइनस टी, और ई नेट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतने से इतनी जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, तो इसकी थिकनेस कितनी है? टी। सो ई एन शुड बी मल्टीप्लाइड विद टी। तो इस तरीके से आपने पोटेंशियल को लिखा। चलिए आगे देखते हैं। वी नो दैट दिस ई एन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो वी नो दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी थी? के की वैल्यू थी ई ज़ीरो अपॉन ई एन। सो ई एन विल बी इक्वल टू ई ज़ीरो अपॉन के। सो हियर यू विल राइट दैट En is equal to E0 upon K. So putting this value of E0 upon K in this equation, we will get this equation. Okay, so here you can see E0 upon K हमने इसमें प्लेस कर दिया है। अब E0 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास में कुछ इस तरीके से आता है। Okay, so this is the V. Now we know that if I am supposed to find what I am supposed to find the capacitance. कैपेसिटेंस यानी मुझे C फाइंड आउट करना है। तो मुझे C फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूँगा? देखिए, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर, ये हमने पुराने लेक्चर्स में देखा था, इट इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट सिग्मा इज व्हाट? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज़ गिवन बाय Q अपॉन A। सो व्हाट विल बी Q? Q विल बी इक्वल टू E नॉट into A into epsilon naught, isn't it? So in other words, if we are writing E naught also in terms of V and C is equal to Q upon V, इधर देखिए C is equal to Q upon V, Q की जगह पे मैं CV पुट कर रहा हूँ, इस Q की जगह पे मैं C इंटू V पुट कर रहा हूँ, और C इंटू V पुट करने के बाद आप ये देख रहे हो ई ज़ीरो की जगह पे, इस जगह पे मैं लिख के बता देता हूँ आपको, इस ई ज़ीरो की जगह पे यू आर पुटिंग दिस एंड इन प्लेस ऑफ क्यू यू आर पुटिंग सी इंटू वी। सो वॉट आई विल गेट सी इंटू वी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस तरीके से, पर ये एंटायर थिंग आई एम गोइंग टू प्लेस इट हियर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास में C की वैल्यू कितनी आएगी? C की वैल्यू आएगी A एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर कैपेसिटेंस? सो तो ये जो आपके पास में वैल्यू आई है, तो दिस इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T by K. So it can also be written as
It can also be written as in this form, taking t as constant. टी डी आपने कॉमन लिया हुआ है, अब आपने टी और कॉमन ले लिया तो आपके पास में ये फ्रैक्शन आएगा, और इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ. ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मूला यू गेट. मेजर आपको याद करना जो है वो ये है कि आप ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद कर सकते हैं. अब इसका एक स्पेशल केस मुझे देखना है. स्पेशल केस में क्या देखूं मैं, क्या होगा जब मेरी ये जो थिकनेस है टी, ये जो थिकनेस है टी, इट गेट्स इक्वल टू डी. व्हाट विल हैपन इफ द डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन द एंटायर एरिया. इस पूरे रीजन में मुझे डाइलेक्ट्रिक प्लेस करना है, तो उस केस में मेरा जो टी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो डी के इक्वल हो जाएगा. तो आप ये देख सकते हैं ऐसे केस के अंदर, एज यू कैन सी, सो पुटिंग d as equal to t in this equation, यहाँ पर आप t को d के इक्वल कर दीजिए, तो ये वाला तो हो गया ज़ीरो. फाइनली आपके पास में, और ये d किसके इक्वल हो जाएगा, d के. तो फाइनली मुझे यहाँ से जो इक्वेशन मिलती है वो मिलती है c इज इक्वल टू k टाइम्स a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. ये इक्वेशन मिली, के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. पर आपने इनिशियली जो हमने बताया था आपको कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक व्हाट वाज द कैपेसिटेंस, विदाउट डाइलेक्ट्रिक द कैपेसिटेंस वाज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, इतना था. ऑलराइट, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. तो मैंने देखा मेरा कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज हो गया, माई कैपेसिटेंस नाउ इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक. तो मेरा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है जब मैं एक डाइलेक्ट्रिक को किसी कैपेसिटर के बीच में प्लेस करता हूँ. सो you see that the capacitance increases with the introduction of dielectric slab. So this is the way C is equal to K times of C naught. Okay, so dielectric constant को अगर मुझे अब capacitance की terms में लिखना है, so it is also given as C upon C naught. इस फॉर्मूले से ये यहाँ पर हमको मिल जाता है. चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही. अगली क्लास में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे.